हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कौन से अधिक मात्रा में लेने चाहिए, कौन से कम मात्रा में लेने चाहिए और जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ डाइट यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में आहार का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या देनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो वीडियो हमने आपके साथ में शेयर किया था उसमें मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में डिस्कस किया था, उसके कारण, उसके लक्षण के बारे में डिस्कस किया था और साथ में कौन सा आहार लेना चाहिए हमें और किन से हमें परहेज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, बट उसमें हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ था क्योंकि वीडियो बहुत काफी लेंदी हो जा रहा था। इस वजह से हमने उसमें पोषक तत्वों के बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो इसके लिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, अच्छे से, बिल्कुल, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस में किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ डाइट के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या क्या दिया जाता है इसमें। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डाइट। इन एथेरोस्क्लेरोसिस ओके, चलिए देख लेते हैं कि कौन सिद्धांत क्या है आहार के इसमें। तो सबसे पहला है इसमें कि आपको इसमें लो कैलोरी देनी है, लो कैलोरी, ओके। दूसरा है कि आपको लो फैट देना है, यानी कि कम वसा। इसको भी मैं कम ही ले देती हूँ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में हो गया, ठीक है। कम कैलोरी, कम वसा। और कम वसा स्पेशली जो आपको, यानी कि स्पेशली कौन सी कम वसा देनी है, लो सैचुरेटेड फैट, स्पेशली जो है कम संतृप्त वसा, मीन्स सैचुरेटेड फैट आपको कम देना है। फिर तीसरा है आपका प्रिंसिपल लो कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कम कोलेस्ट्रॉल। फिर इसके बाद में हाई इन पूफा, यानी कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपको अधिक देना है, अधिक बहु असंतृप्त वसा। स्पेशली कौन कौन सी, ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ठीक है। इसके बारे में हमने जो है आप बता चुके हैं, आपके जो है हमने जो इसके पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस का अभी मैंने वीडियो शेयर किया है आपके साथ में, उसमें मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, दालें और दलहन का लिंक दिया हुआ है। तो आप वहां उस वीडियो पर जा करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। और फिर इसके बाद में आ जाएगा लो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कम कार्बोहाइड्रेट, CHO जिसे हम लिखते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, वो आपको नॉर्मल देना है, यानी कि सामान्य मात्रा में, सामान्य प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व। अगर आप भरपूर मात्रा में डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, देन आपको जो है प्रोटीन की और विटामिन की और खनिज तत्व की, इन्हें आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है उसके साथ में, या फिर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन आपका इसी से रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ में आपको लेना है
हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट यानी कि अधिक रेशे युक्त भोजन, अधिक रेशे युक्त भोजन आपको लेने हैं, ठीक है, स्पेशली जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में हो, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में हो, यानी कि आपको अधिक से अधिक रेशे युक्त भोजन लेने हैं जिससे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल सके। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ डाइट है, कम कैलोरी, कम वसा, स्पेशली सैचुरेटेड फैट, कम कोलेस्ट्रॉल, अधिक बहुअसंतृप्त वसा यानी कि पूफा। बहुअसंतृप्त वसा का मतलब है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये अधिक मात्रा में, स्पेशली ओमेगा 6 और ओमेगा 3। और कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व तो आपको सामान्य मात्रा में लेना है। और जो आपको रेशेयुक्त फाइबर, रेशेयुक्त जो भोजन लेना है यानी कि जो है आपको फाइबर डाइट जो है वो अधिक मात्रा में लेनी है जिससे कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ डाइट फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसके बाद में हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी यानी कि जो कुल ऊर्जा है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये कितना देना है। ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो, क्योंकि हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्यों ज्यादा देना है, क्यों कम देना है, तो इसके साथ साथ में उसका रीजन भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। तो टोटल कैलोरी में है कि जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि चूंकि जो पेशेंट है वो बेड पर रहता है, तो अगर बेड पर पेशेंट है तो उसको अपना वेट जो है मेंटेन करना होता है। तो इस वजह से जो कार्डियक पेशेंट हैं तो उन्हें अगर वो ओबीज है मान लीजिए, तो उन्हें फिर नॉर्मल वेट अपना लेकर आना होता है, उस पर मेंटेन रखना होता है। तो इस तरीके से जो भी कार्डियक पेशेंट हैं, नॉर्मल वेट के भी अगर पेशेंट हैं तो उनको माइल्ड डिग्री का जो है वेट लॉस करना पड़ता है, ये रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से। आप देखिए, अगर कोई ओबीस पेशेंट है मान लीजिए बेड पर है, देन उसे जो टोटल कैलोरी देनी है, टोटल कैलोरी जो देनी है वो आपको 1000 से 1200 किलो कैलोरी, ये आपको टोटल कैलोरी देनी होती है, ठीक है। यानी कि जो डाइट आप दे रहे हो उसका जो टोटल कैलोरी हो वो 1000 से 1200 किलो कैलोरी। टोटल कैलोरी टोटल एनर्जी का मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों से जो है ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी मिलती है, तो इन तीनों को मिला करके आपका 1000 से लेकर के 1200 किलो कैलोरी टोटल होना चाहिए। और ये किसके लिए है? सुटेबल फॉर ओबीज पेशेंट, यानी कि जो मोटापा है जिन पेशेंट को, उनके लिए ये जरूरी है जो कि बेड पर हैं, ओके, क्योंकि वो ओबीज हैं और ऊपर से वो बेड पर हैं, देन उन्हें जो है अपनी कैलोरी कम करने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए नॉर्मल वेट का भी इंसान है तब भी उसे माइल्ड डिग्री का अपना वेट लॉस करना पड़ता है, ओके। अब देखिए, अगर लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, यानी कि जो भी ओबीज पेशेंट है अगर वो अपना वेट लॉस कर लेता है तो इससे क्या होता है कि क्योंकि अगर वेट अधिक होगा, यानी कि अगर वो अधिक खाना खाएगा, उसका वेट और ज्यादा वेट अधिक होगा और खाना भी अधिक खा रहा है, अधिक किलो कैलोरी ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो हार्ट का काम है, यानी कि हमारे जो दिल का काम है, हृदय का जो काम है, वो भी बढ़ जाएगा, उसको भी अधिक काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी अधिक हो जाएगा। अधिक काम करने के बेसल मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, वो भी बढ़ जाएगा। तो हार्ट को अधिक काम करना पड़ेगा, जबकि आप जो है आपकी जो है दिल की बीमारी है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, तो सारा जो है बर्डन किस पर है? हमारे हार्ट पर ही है। तो इस वजह से हार्ट को काम कम करना पड़े, इसकी वजह से आपको जो है आप वेट लॉस करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि कम से कम कैलोरी लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हार्ट पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़े, ओके।
तो इस वजह से कम कैलोरी लेने के लिए सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और ब्लड प्रेशर भी कम होगा तो क्या होगा कि जो हार्ट की एफिशिएंसी है, उसका जो प्रभाव है वो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। तो इस वजह से कम कैलोरी ली जाती है। उसके बाद में फैट की अब बात कर लेते हैं हम। ये तो हो गया आपका टोटल कैलोरी हो गई। अब हम फैट की बात करते हैं, मीन्स वसा की। अब वसा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है टोटल कैलोरी जो आप दे रहे हो, जैसे हमने यहाँ पर 1000 से 1200, ये ओबीज पेशेंट के लिए है। आप किसी भी पेशेंट को आप अगर दे रहे हो तो जितनी भी आप टोटल कैलोरी दे रहे हो उसका 20% फैट से देना होता है। यानी कि टोटल कैलोरी जितनी भी है उसमें से 20% जो है आपको फैट से कैलोरी देनी पड़ती है। ओके, 20% जो कैलोरी है वो आपको वसा से देनी होती है, इससे अधिक नहीं देना होता है। यानी कि 20% से ज्यादा नहीं देना होता है कैलोरी। ओके, और जो आईसीएमआर ने उन्होंने भी ये बोला है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि जो पूफा है, वो आपको देना चाहिए। वो इस टाइम पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये आपको जो है देना चाहिए। ये आप दे सकते हो, ये फायदा करता है, ये अधिक मात्रा में दे सकते हो। यानी कि जितना आप फैट दे रहे हो उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको ज्यादा देना चाहिए, जबकि आपको जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कम देना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें ही आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने दोनों में डिफरेंस भी बताया था, और दोनों में कौन कौन से आपके वसा अम्ल आ जाएंगे और वो इनका सोर्स क्या है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कार्डियक पेशेंट को जिनमें की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, यानी कि जिसमें कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 वसा अम्ल पाया जाए, हमें वो फूड देना है। तो इसके लिए आप जो है वो दालें और दलहन वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या जो है फूड्स हमें देने हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में आपको बता दिया है। चलिए, तो ये हो गया ओमेगा 3 ओमेगा 6, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फूड्स ये देने हैं। चलिए, ये फैट की बात हो गई। अच्छा, एक चीज हम बता दें यहाँ पर कि जो आपका ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जिनमें की जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड आता है, और जो आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसमें आपका लिनोलिक एसिड आता है। और दोनों ही आपके जैसे कि आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, वैसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, यानी कि आवश्यक वसा अम्ल होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो ओमेगा 3 में अल्फा लिनोलेनिक और ओमेगा 6 में आपका लिनोलिक आता है, दोनों ही आवश्यक वसा अम्ल हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ही लेने की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है, लेकिन ओमेगा 3 में भी ओमेगा 6 में भी कौन सा बेस्ट है, इनमें भी डिफरेंस है। तो आप वो वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा। तो जो अलसी होता है ना, अलसी अगर आप जानते होगे, तो अलसी में क्या होता है, जिसे कि इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं, इसमें ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ्लैक्स सीड, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं अलसी, आप जानते होंगे, इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ये रिचेस्ट सोर्स होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। ओके, चलिए, अच्छा, ये हो गया। फिर अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं और एक और डाइट होती है मेडिटेरियन डाइट। अगर आपने सुना होगा
टेरियन, TERRANEAN, ये मेडिटेरियन स्टाइल डाइट होती है जो कि प्रेफर की जाती है, यानी कि रिकमेंड की जाती है कि ये देना चाहिए। अब ये डाइट होती क्या है, तो यहाँ चलिए बता देते हैं हम कि ये डाइट क्या होती है। मेडिटेरियन स्टाइल डाइट जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो फोकस किया जाता है वो आपका फ्रूट्स पर, यानी कि इसमें फल आ जाते हैं और सब्जियां, देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन डाइट जो होती है ये अक्सर जो है कार्डियक पेशेंट होते हैं उनको ये सजेस्ट की जाती है। तो फल आते हैं इसके अंदर, सब्जियां आ जाती हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है, जिसे कि हम मूफा बोलते हैं, यानी कि एकल असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। लेग्यूम्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स मीन्स जो दलहन कह सकते हैं हम इसको, दलहन आ जाते हैं। लेग्यूम्स का मतलब जैसे कि सोयाबीन होगा, जो जिसे कि हम जैसे एज सच यूज करते हैं सीड के फॉर्म में, जैसे राजमा हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, तो उसको हम एज सच यूज करते हैं, तो वो आपका लेग्यूम्स कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक उनको दलहन ही बोलते हैं। ठीक है, दलहन कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इनको लेग्यूम्स। ओके, जैसे कि आपका राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये प्रोटीन रिच भी होते हैं ये। और इसके अलावा है ग्रेन्स, अनाज, अनाज होल ग्रेन्स आप ले सकते हो, ये इसी के अंदर आती है। और इसमें स्मॉल पोर्शन में मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कम मात्रा में, कम मात्रा में मांस उत्पाद जो होते हैं वो आते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है इसमें। तो ये जो डाइट है ये इफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभावकारी, यानी कि लाभदायक होता है। जो भी कार्डियक के पेशेंट होते हैं उनको अगर ये फल दिया जाए, सब्जियां दी जाएं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि मेडिटेरियन स्टाइल डाइट में मूफा आता है आपका। वैसे तो आपका पूफा अच्छा होता है, ठीक है, मूफा भी सही होता है, बट इससे बेटर आपका पूफा होता है। लेकिन इसमें जो है आपका मेडिटेरियन स्टाइल डाइट में आपकी मूफा आती है, दलहन आ जाते हैं, अनाज आ जाते हैं, कम मात्रा में मांस उत्पाद। तो ये जो डाइट दी जाती है इसको मेडिटेरियन स्टाइल डाइट कही जाती है। ये भी आपका बेनिफिशियल इफेक्ट डालती है इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए अब आते हैं हम अच्छा, अब अगर हम इसका देखें, एक मिनट मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ये जानने की आपको जरूरत है। हाँ, चलिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ये तो मेडिटेरियन स्टाइल डाइट के बारे में हो गया। अब इसके बाद में जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस पर क्या प्रभाव होता है, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। तो वसा अम्ल का, एक मिनट, वसा अम्ल का एथेरोस्क्लेरोसिस पर एथेरो स्क्लेरो स्क्लेरोसिस
हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पर प्रभाव, ओके। अब कैसे ये प्रभावित करते हैं ये चीज आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। अभी तक तो हमने ये चीज बता दिया है, लेकिन इसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए यहां पर है आपका, ये मान लीजिए सैचुरेटेड फैटी एसिड है, SFA का मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। और ये है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है ये मूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है ओलिक एसिड, ओके। फिर स्पेशली जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपका जब आता है तो ओलिक एसिड का ही नाम लिया जाता है, ओलिक फैटी एसिड का ही नाम लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ओलिक स्पेशली दिया गया है। फिर ये आपका N6 है और ये है आपका N3, ओके। ये चीज हो गया। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये दोनों आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, N6 भी और N3 भी, लेकिन हमने बताया था ना कि इन दोनों में भी डिफरेंस है, तो वो चीज यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए इनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर, ठीक है। और इनका HDL पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ट्राइग्लिसराइड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। अब यहां पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है आपका कि स्पेशली जो आपका है LDL, इसका मतलब है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल यहां पर लिखा गया है ये आपका LDL है, ठीक है। चलिए, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ये आपका क्या करता है कि ये इसको बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो LDL है, ठीक है, ये इसको क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये LDL को बढ़ाता है और HDL को घटाता है, ओके। और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। ओलिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाता नहीं है, ये कम करता है, ओके। और इस पर HDL पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, और ट्राइग्लिसराइड पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता, ना ही घटा रहा है और ना ही बढ़ा रहा है। जो N6 है ये जो है इसको घटाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, और HDL को भी ये घटाता है, ठीक है, और इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई चेंज इस पर नहीं होता है। N3 की अगर हम बात करें तो ये भी जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, ठीक है, लेकिन जो HDL है इस पर ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ना ही घटाता है और ना ही बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि जो N3 है वो अच्छा होता है। अब यहां पर आप इसको LDL ठीक है, अब यहां पर जो है आपका ये, अब देखिए जो यहाँ पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल में आपका ये भी आ जाएगा, LDL भी आ जाएगा और HDL भी आ जाएगा, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आप टोटल कोलेस्ट्रॉल इसको जान सकते हो, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब स्पेशली जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए भी यही है, और जो आपका LDL है उनके लिए भी यही है,
ठीक है, क्योंकि ये जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी यहाँ पर यही काम करता है, और जो है आपका जो एलडीएल है उसके लिए भी यही काम करता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो, अगर हम N6 डिसैचुरेटेड फैटी एसिड इसी वजह से जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है, एलडीएल को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों की हम बात कर रहे हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है और एलडीएल को भी बढ़ा रहा है। एसडीएल को घटाता है, जो कि हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ट्राइग्लिसराइड ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और इसको भी बढ़ाता है। जो अच्छा है उसको घटा रहा है, और जो अच्छा नहीं हमारे लिए उसको बढ़ा रहा है। ओलिक एसिड ये भी सही होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को घटा रहा है। ठीक है, और लेकिन ये एसडीएल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ओके, इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, ना ही घटा रहा है और ना ही बढ़ा रहा है, ये तो सही है। और ट्राइग्लिसराइड, लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड को भी नहीं घटा रहा है। ओके, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है, इस वजह से थोड़ा सा ये कम इफेक्टिव होता है। अब हम आते हैं N6 की तरफ। तो N6 आप देख रहे हो कि ये एलडीएल यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी घटा रहा है, एलडीएल को भी घटाता है, एसडीएल को भी घटा रहा है। ओके, दोनों को घटा रहा है, यानी कि ये तो चलो सही है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, एलडीएल को घटा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये साथ में एसडीएल को भी घटा रहा है। ठीक है, अगर मान हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं, एक नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल जो है अमाउंट ले रहे हो देन कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो है अधिक मात्रा लेते हो देन ये कंडीशन आती है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ आपको दालिया और दलहन वाला आप पढ़ लो, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसडीएल को भी ये घटा रहा है, और ट्राइग्लिसराइड पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो इस वजह से जो है N6 ये थोड़ा सा कम बेटर है, किससे, N3 से। क्यों, क्योंकि देखिए N3 ये तो ये घटा ही रहा है, और साथ में ये जो है एसडीएल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, यानी कि N3 आप कितनी भी मात्रा ले लो, मतलब अधिक मात्रा भी अगर आप ले रहे हो तब भी ये आपका एलडीएल को घटाएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, लेकिन एसडीएल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि इसको ना ही घटाएगा और ना ही बढ़ाएगा। तो इस वजह से आपका एचडीएल जो है वो सेफ रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस आपका एलडीएल घटता है। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को भी घटा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है वो N3 बेस्ट होता है, क्योंकि ये तीनों चीज ही अच्छा काम कर रहा है, तीनों में जिसको घटाना चाहिए उसको घटा रहा है, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए यानी जिसको घटाना नहीं चाहिए उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। इस वजह से जो है आपका जो N3 है वो बेस्ट है सब में। ओके, तो यहां पर ये आप डिफरेंस देख सकते हो। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब हम आते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वैसे हमने समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं फटाफट। CHO, इसकी बात कर लेते हैं। तो अब CHO में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो मैंने बताया था कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना होता है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, सिंपल शुगर नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या है कि हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक कैन इंक्रीज फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर आप जो है अधिक कार्बोहाइड्रेट देते हो तो क्या होता है, इनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। इस वजह से अधिक कार्बोहाइड्रेट नहीं देना होता है, कम कार्बोहाइड्रेट देना होता है, जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ डाइट में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट भी कम मात्रा में देना होता है, और जो आप दे रहे हो वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना होता है, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट देना पड़ता है। ओके, अब इसका जो है, जो इसको लिमिटेड देना होता है वो है आपका 60% तक। आपको टोटल एनर्जी जितना दे रहे हो 60% ऑफ टोटल कैलोरी, जितनी आप टोटल कैलोरी दे रहे हो उसका 60% आपको देना होता है, इससे अधिक नहीं देना होता है। ओके, इतना आप दे सकते हो, देना चाहिए, और स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, फिर आते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, प्रोटीन,
विटामिन एंड मिनरल पर। अब जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल अगर आप दे रहे हो तो इसमें क्या है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में उनको दे रहे हो, ठीक है, अगर नॉर्मल जो है वो डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो फिर फिलहाल इनकी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से जो प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स हैं ये नॉर्मल ही ज़रूरत पड़ती है इनको, जितना आप नॉर्मल व्यक्ति ले रहा है उतना ही जो है इनको भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी लेना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एनिमल प्रोटीन है यानी कि जंतु से जो प्राप्त होने वाली प्रोटीन है उसको सजेस्ट नहीं किया जाता है। जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं उनको एनिमल प्रोटीन यानी कि जो जंतु से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है वो सजेस्ट नहीं किया जाता है, प्रोटीन नहीं देना होता है, ठीक है। क्योंकि अब चूंकि जो जंतु से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है वो क्या होता है, वो आपके हार्ट पर जो है अधिक प्रेशर डालेगी, यानी कि उसको अधिक काम करना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से जो है आप, चूंकि आपका जो हार्ट है यहाँ पर वीक है, कमजोर है, तो इस वजह से आपको जंतु से प्राप्त होने वाली प्रोटीन नहीं देनी होती, मतलब ऐसी प्रोटीन देनी होती जो कि इजिली वो डाइजेस्ट कर सके, इजिली वो खा सके, जिस पर कि उनके हार्ट पर प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, उसको अधिक काम नहीं करना पड़े। अब जैसे टोटल फैट है, एनिमल फैट है, या फिर ऑर्गन मीट्स है, अंडे हैं, ठीक है, सी फूड है, तो ये चीजें इनमें रिस्ट्रिक्ट की जाती, नहीं देना होता है। अब चूंकि आपका जो जंतु से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है जैसे कि अंडे हैं, सी फूड है, या फिर जो ऑर्गन मीट है, एनिमल फैट है, तो ये इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, नहीं देना होता है। तो क्या होता है कि इनमें इसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो आपके एनिमल प्रोटीन्स में, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चूंकि आप ये जंतु से प्राप्त होने वाली प्रोटीन नहीं दे रहे हो, यानी कि ये फूड्स नहीं दे रहे हो, तो इनमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है इसकी वजह से। ओके, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है, इस वजह से इनका सप्लीमेंट देना जरूरी होता है, विटामिन ए का सप्लीमेंट देना पड़ता है, ये जरूरी होता है देना, क्योंकि इनकी कमी हो जाती है। तो ये आप डाइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा आपको जो विटामिन B3 है वो भी देना होता है, ये भी अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है विटामिन B3, जिसे कि हम बोलते हैं नियासिन। तो ये भी जो कार्डियक पेशेंट है उनमें जो है प्रभाव डालता है, अच्छा प्रभाव डालता है। ये क्या करता है कि जो नियासिन है वो एसडीएल को इंक्रीज करता है, एसडीएल के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, उनको कम करता है, यानी कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं उनको, और ट्राइग्लिसराइड है, इनको भी कम करता है। एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड जो कि हानिकारक होते हैं इनको घटाता है। तो इस वजह से आपका जो विटामिन B3 है ये भी इफेक्टिव होता है इसमें देना। ओके, ये हो गया विटामिन B3 की बात। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें विटामिन B6 जिसे कि पैराडॉक्सिन बोलते हैं, B12 जिसे कि साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ठीक है, ये भी आपके विटामिन हैं सारे, ठीक है। इनका भी जो सप्लीमेंट है वो देना चाहिए, क्योंकि अगर इनका कम हो जाता है, अगर विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड, अब देखिए जो विटामिन B12 है ये भी आपको एनिमल प्रोटीन से ही मिलता है, ये आपके जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें नहीं पाया जाता है, ये भी आपको एनिमल फूड से ही प्राप्त होता है। ओके, B12 तो ये अब आपके वेजिटेरियन डाइट में पाया नहीं जाता है। अब चूंकि आप जो है, अब जब नॉनवेज आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो क्या होगा कि आयरन भी उसमें अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, आयरन है, ठीक है, B12 भी उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर एनिमल फूड्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो इन सब की कमी हो जाती है, तो इनका सप्लीमेंट देना होता है, क्योंकि अगर आप इनका सप्लीमेंट देते हो तो इनसे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम है वो आपकी कम होती है, यानी कि ये भी इफेक्टिव होता है, इसको भी देना चाहिए।
फिर विटामिन सी भी, विटामिन सी जैसा कि आप जानते हो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये तो मस्ट ही है देना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है इन्हें। तो विटामिन सी देना होता है। विटामिन सी भी इफेक्टिव होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने में ये भी मदद करता है, विटामिन सी भी। लेकिन अब यहां पर हम मिनरल्स की अगर बात करें तो सोडियम वो रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है, सोडियम कम मात्रा में देना होता है। अब वैसे जो जनरली WHO ने रिकमेंड किया है सोडियम का लेवल, जिसे एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिस जो कि आपका कार्डियक का पेशेंट नहीं है, तो उसके लिए जो उन्होंने बताया है WHO ने बताया है कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, सामान्य व्यक्ति, जिसे कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, तो वो जो है 6 ग्राम सॉल्ट ले सकता है, ठीक है, 6 ग्राम यानी कि नमक ले सकता है, जो भी मिक्स फूड सोर्सेज हैं उनको मिलाकर के पर डे, यानी कि एक दिन में वो 6 ग्राम नमक खा सकता है। ये WHO ने रिकमेंड किया है। लेकिन क्या होता है जब एथेरोस्क्लेरोसिस की बात होती है, तो इसमें अगर, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जब हार्ट डिजीज की बात होती है, तो इसमें जो है जो व्यक्ति है उसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से उनमें जो है सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर हाइपरटेंशन है, अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जो कार्डियक पेशेंट है, जो कि जनरली हो ही जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो फिर सोडियम कम मात्रा में देना होता है। ओके, ये चीज है। अब देखिए, क्योंकि अब अगर सोडियम का जो है सीवियर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी कि बहुत कम मात्रा दी जा रही है, तो क्या होता है कि जो है इसकी वजह से विटामिन ए भी कम हो जाता है, विटामिन ए का भी इनटेक कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपका अंडा, एग है, यानी कि अंडा है, और जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपके मिनरल्स यानी कि विटामिन ए भी पाया जाता है, और भी अदर विटामिन है वो भी पाए जाते हैं, और साथ साथ में इसमें क्या होता है, सोडियम भी अच्छी मात्रा में होता है। सोडियम और विटामिन, स्पेशली अगर देखा जाए तो विटामिन ए है, आयरन है, तो ये अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है अंडे में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इसमें पाया जाता है। अब चूंकि आप जो है सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कम मात्रा में दे रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो अदर विटामिन हैं, आयरन है, अदर मिनरल्स हैं, अदर विटामिन हैं, तो उनकी भी जो है कमी हो जाएगी इनको, तो इसलिए इनको अलग से देने की जरूरत पड़ती है, इनका सप्लीमेंट देने की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसे फूड्स देने की जरूरत पड़ती है जिसमें कि आपके सोडियम कम मात्रा में पाए जाएं, लेकिन जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो भरपूर मात्रा में हो, तो ऐसे फूड्स देने की जरूरत पड़ती है इन्हें। चलिए, तो अब आते हैं, ये तो हो गया इसकी बात, सोडियम की बात हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो जैसा कि हमने सोडियम बताया तो वो कम मात्रा में देना होता है, लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है अच्छी मात्रा में देना होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो है आपके ब्लड प्रेशर लेवल को उसको कम करने में मदद करता है। क्योंकि अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, जो भी कार्डियक पेशेंट है, अगर उनके शरीर में पोटेशियम का लेवल कम होगा, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर पोटेशियम ये कम होगा तो ये जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, यानी कि रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसको इंक्रीज कर देगा। अगर पोटेशियम लेवल कम हुआ तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। इस वजह से आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको पोटेशियम जो है अच्छी मात्रा में देने की जरूरत है। और इसके साथ साथ में मैग्नीशियम भी,
मैग्नीशियम भी, ये भी जरूरी होता है देना। ओके, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या करता है, मसल को रिलैक्स करने में मदद करता है। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि क्या होती हैं कि जो है, जो मसल ब्लड वेसल्स हैं उसकी क्या होती है, उसकी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, नैरो होने लगती हैं। ओके, क्योंकि जो रिलैक्सिंग फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम दे रहे हो, ये मिनरल में आता है आपका, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये आपके मिनरल्स है, खनिज तत्व हैं। तो मैग्नीशियम अगर आप दे रहे हो तो ये क्या करता है कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रभावित करता है। ओके, यानी कि मसल रिलैक्स करने का ये काम करता है। मसल रिलैक्स, अब आपकी जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो ब्लड की मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करने का काम करेगा। जो भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको भी रिलैक्स करने का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, जो वो नैरो हो रही थी तो उनमें ये हेल्प मिलेगा। तो इस वजह से मैग्नीशियम भी ये फायदेमंद होता है। मीन्स अब यहाँ पर जैसे सोडियम तो हमने बताया कि वो आप कम मात्रा में देना होता है, लेकिन पोटेशियम और मैग्नीशियम ये आपको अच्छी मात्रा में देना होता है। ओके, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को आप कम करने में मदद करता है। ओके, और ये आपका मैग्नीशियम भी ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, ये भी। और साथ साथ में जो ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, एक तो ये काम करता है, मसल रिलैक्स करता है, और इसके साथ साथ में एंजिना पेक्टोरिस यानी कि जो हमने बताया था आपको, छाती में दर्द होता है, एंजिना, ठीक है, ये सिम्टम्स में हमने बताया था, इसको भी आपका घटाता है, कम करता है। ओके, तो ये हो गया पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लूइड। अब जो इसमें फ्लूइड देना होता है, फ्लूइड की अगर हम बात करें, यानी कि जो भी तरल पदार्थ हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप सोडियम रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है तो आप फ्लूइड भी आराम से दे सकते हो। अगर सोडियम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, देन आप फ्लूइड जो है दे सकते हो जितनी मात्रा में, उसको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर सोडियम कम मात्रा में देना होता है, ठीक है, यानी कि हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो सोडियम अगर कम मात्रा में दिया जा रहा है तो फिर आपको फ्लूइड भी उसी हिसाब से देना होता है। चलिए, और इसके साथ साथ में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड देने होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो कि आपके मधुमेह वाले रोगी को भी देना होता है, जिनको डायबिटीज है उनको भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड देने होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का मतलब है कि ऐसे फूड होते हैं जिन्हें कि जब आप लेते हो तब आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपका उसमें चेंज आता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको जितने कम से कम, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप लोगे, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक है, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने चाहिए, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन रहे। चलिए, तो ये हो गया। ओके, और अच्छा, इसमें जो मैंने लो सोडियम डाइट आपको बताया था, तो उसमें जो है आपका कितना देना होता है, ये आपका देना होता है, जैसे कि मैंने नॉर्मल बताया, WHO ने कितना कहा था, 6 ग्राम, ये नॉर्मल देना होता है। लेकिन जो पेशेंट हैं उनको 2 ग्राम ये रिकमेंड किया जाता है। यानी जो कार्डियक के पेशेंट हैं जिनको कि एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, उन्हें 2 ग्राम रिकमेंड किया जाता है। ओके, और नॉर्मली आपको 6 ग्राम देना होता है, नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनके लिए। चलिए, फिर आते हैं अब यहाँ पर, हाँ, कुछ फंक्शनल फूड के बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल फूड हैं, वो भी आप इसमें दे सकते हो, जो कार्डियक पेशेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। अब फंक्शनल फूड होते क्या हैं, तो इसके लिए भी हमने आपको कल भी बताया था, आई थिंक कल या परसों के जो मतलब इसके पहले जो वीडियो हैं उनमें हमने आप बताया था कि जो जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो आपका शेयर किया है उसमें जहां पर हमने डेफिनेशंस बताई हुई हैं,
ओके। तो वो आप जो है देख सकते हो वो वाला वीडियो जिसमें कि डेफिनेशंस बताए हुए हैं हमने, उसमें हमने डिस्क्राइब किया है। उसमें हमने फंक्शनल फूड के भी बारे में बताया है कि फंक्शनल फूड होते क्या हैं, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो वहां पर जाकर देख सकते हो कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि फंक्शनल फूड में कौन कौन से फूड आ जाते हैं। तो देखिए, फंक्शनल फूड में आपके विटामिन ए, जिन फूड्स में विटामिन ई पाई जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। जिनमें बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन रिच फूड्स वो आ जाएंगे। विटामिन सी जिन फूड्स में है वो भी फंक्शनल फूड में आ जाएंगे। सिलेनियम, ये आपका मिनरल होता है, ये भी जिनमें पाया जाता है जिन फूड्स में, जैसे कि ये स्पेशली ये आपके सी फूड हैं और जो भी एनिमल फूड्स हैं उनमें ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि एनिमल फूड्स में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सी फूड। ओके। या फिर ये आपके वीट में भी होते हैं, गेहूं है, और जो पार बॉइल्ड राइस होता है उसमें भी ये पाया जाता है सिलेनियम। ओके। फिर इसके बाद में सोया प्रोटीन, यानी कि सोयाबीन, उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी आपकी जो सोया प्रोडक्ट है वो भी आपके फंक्शनल फूड में आ जाएंगे, ये आप ले सकते हो। बीन्स ले सकते हो, ये भी फंक्शनल फूड का काम करते हैं। गार्लिक, ये भी है आपका फंक्शनल फूड में। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सभी फल और सब्जियां ये फंक्शनल फूड का काम करती हैं, इनको दिया जा सकता है। और साइड में ही लिख देती हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हो, नट्स, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा आपका, इसमें आपकी जो नट्स होते हैं उसमें आपके मोनो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि मूफा हाई अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि ओलिक एसिड जो अभी हमने आपको डिस्कस किया है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और साथ साथ में मैग्नीशियम भी उसमें होता है, तो ये भी फायदा करता है। और आलमंड्स है, यानी कि जो बादाम है, ये आपके नट्स में ही आते हैं, तो विटामिन ई के भी अच्छे सोर्स होते हैं। और इसमें जो है आपका हाँ, विटामिन ई इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से ये जो है आपके लिए, जो भी कार्डियक पेशेंट है उनके लिए हेल्पफुल रहता है। चलिए, और इसके अलावा योगर्ट, जो कि आपकी सोयाबीन से बनाई जाती है, सोया योगर्ट होता है, वो आप ले सकते हो। मिल्क, और इसके अलावा अब जो मिल्क में आपका केसीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है, और कैल्शियम भी पाया जाता है, तो ये दोनों ही आपके इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। फिर आपका टी आ जाता है, ये भी इसमें क्यों टी क्या है, इसमें आपका पॉलीफेनॉल पाया जाता है, पॉलीफेनॉल, ठीक है। इसके बारे में हमने जो डेफिनेशन वाला वीडियो है उसमें हमने पॉलीफेनॉल के बारे में भी बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर पता चल जाएगा। क्योंकि जो पॉलीफेनॉल है ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। जो भी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, यानी जो एलडीएल है उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है, तो इस तरीके से ये भी आपका मदद करता है। इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसको कम करने में मदद करता है। और स्पेशली टी में हम यहाँ पर जो है ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होता है। ओके, तो स्पेशली जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी और ब्लैक टी भी फायदेमंद होती है, लेकिन ग्रीन टी ज़्यादा बेटर होती है। उसके बाद में हाई फाइबर्स डाइट जितने भी हैं, अधिक रेशे युक्त जितने भी फूड्स हैं वो आपके फंक्शनल फूड में आते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लगभग जितनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ में। तो चलिए फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस था वो आपका कंप्लीट होगा
कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें हमने आज ये भी डिस्कस कर लिया है कि कौन क्या क्या चीज़ें, कौन न्यूट्रिएंट्स के बारे में सारा डिस्कस कर लिया, कौन से अधिक मात्रा में देने हैं, कौन से कम मात्रा में देने हैं, लगभग कितना देना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और साथ साथ में हमने फंक्शनल फूड में भी कौन कौन से फूड्स आ जाएंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जो कि फंक्शनल फूड है, ये आपकी कोई भी डिजीज हो या फिर नॉर्मली भी अगर आप खाते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और जो है साथ साथ में क्या होता है कि ये जो है मेनली जो है जितने भी इसमें प्लांट बेस्ड ही फूड आ जाते हैं। फंक्शनल फूड जो है इसमें आपके जितने भी पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, वो आ जाते हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आपके जो है न्यूट्रिएंट्स तो आपको देते ही देते हैं, विटामिन और मिनरल्स देते हैं, साथ साथ में और अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अब हमारा कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा आप, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हमें देनी है, क्या क्या चीजें कम देनी है, कौन सी अधिक मात्रा में, कौन सी कम मात्रा में। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका कारण क्या है, और उसके बारे में सारी चीजें, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, किन किन पोषक तत्वों को देना चाहिए, कम ज्यादा कैसे देना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो अपना, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करिए और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।